हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका ग्रेविटेशन, चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में जो है न्यूटन का क्या लॉ है और उस लॉ में क्या क्या बातें कही गई हैं और वो लॉ कहाँ कहाँ वैलिड होता है और कैसे अप्लाई होता है। तो जो ग्रेविटेशन वर्ड है बेटा, वो जैसे ग्रेविस एक लैटिन वर्ड है उससे बना हुआ है। ग्रेविस का मतलब होता है हैवी। ग्रेविस मीन्स हैवी। हैवी सेंस देता है मास का। मास का कहने का मतलब मास, यानी कि आपका जो ग्रेविटेशन वर्ड है वो मास से संबंधित है और मास के बीच में लगने वाले फोर्स को आपको के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करता है। तो न्यूटन ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया। हालांकि इसमें और भी साइंटिस्टों ने काम किया हुआ है, लेकिन न्यूटन ने जो है इसके फॉर्मूले को जो है आपका डिराइव किया एंड देन इसके फॉर्मूले को अपने बुक प्रिंसिपिया में जो है आपका मेंशन किया। और ये 1687 में जो है 1687 में जो है अपने इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उनको उसको प्रोवाइड किया। लेकिन हम सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, देखा होगा आपने जब भी आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो वो स्टोन जब नीचे गिरता है तो क्यों गिर जाता है। ऐसे जो है अर्थ जो है सन के चारों ओर क्यों घूम रहा है और सन जो है इस मिल्की वे गैलेक्सी के जो सेंटर में जो गैलेक्टिक सेंटर है उस गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर क्यों घूम रहा है ये। और जो बहुत सारे स्टार्स हैं वो किसी के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार है तो वो किसी एक सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं, या प्लैनेट्स स्टार्स के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। ये सारा जो है आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि इट मींस हैवी मासेस के बीच में कुछ ना कुछ जो है आपका क्या है, एक फोर्स है। और उस पर्टिकुलर फोर्स का नाम जो है आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि यदि हमारे पास जो है यदि दो मासेस हों, इफ यू हैव टू मासेस, one is your m1 another one is your m2 and these two are separated by a distance small r, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन जो है स्मॉल r है और एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस इज योर स्मॉल r। ये मैं कह रहा हूं, यानी कि ये सेपरेशन कैसा है, इनके सेंटर से है। इस बात को याद रखना कि जब भी कभी आप इसको करने की कोशिश करें तो ये जो डिस्टेंस लें तो हमेशा सेंटर से लें, इसके सरफेस से ना लें। ठीक है। तो ये सेंटर के बीच में जो ये दूरी है वो माना r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बात और आप दिमाग में हमेशा बना के रखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट्स व्हाई देखा होगा, देखो ये अर्थ है और ये सन है, और ये सन और अर्थ में जो है सन के चारों ओर कौन घूम रहा है, ये आपका अर्थ घूम रहा है। इट मींस इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जाहिर सी बात है मासेस के बीच में जो है जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करें तो प्रोपोर्शनलिटी को आप जानते होंगे बेटा, कैसे जो है प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को जो है कंबाइन कैसे किया जाता है। तो m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही आपका जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि न्यूटन ने आपका दिया था। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को कहूं तो कैसे कहूंगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और यही हमारे पास लॉ आ गया। अब इसमें एक नई चीज आ रही है, जैसे ये क्या बोलते हैं g, where g is your gravitational constant और universal gravitational constant। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, जो है इसकी वैल्यू जो है कैवेंडिश ने फाइंड आउट की थी और इसकी वैल्यू होती है 6.67
इंटू 10⁻⁻11। देखिए इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो इसकी वैल्यू इसकी यूनिट चाहते हैं आप, तो जी की यूनिट क्या होगी, देखो न्यूटन, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये केजी इंटू केजी, दैट इज केजी स्क्वायर। दिस इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है, इसको कैवेंडिश ने जो है सबसे पहले फाइंड आउट किया हुआ है। तो कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया है और इसकी वैल्यू है 17, जो इसने निकाला था 1798 में जो है इसको फाइंड आउट किया था। तो ये आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब इस लॉ को जब हमने पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में अब हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो आप देखिए जरा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है दिस फोर्स इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि कभी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा जो है कैसा होगा, आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, यानी कि एक दूसरे को वो खींच रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज ए सेंट्रल फोर्स, तो ये सेंट्रल फोर्स है, यानी कि इसके सेंटर से एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर के बीच में ही ये फोर्स लगेगा। ये नहीं कि आप उसके सरफेस से इसके सरफेस को निकाल दें। जैसे मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट को यदि हम कंसीडर करें, एक ऑब्जेक्ट ये है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसके जस्ट जो है बगल में रखा हुआ है और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते इस फोर्स को बेटा। हमें ऑलवेज इनके सेंटर टू सेंटर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी आगे। तो देखिए जरा, ये ऑलवेज जो है दो मासेस के सेंटर के बीच में लगता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका हो गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया। और दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर दैट इज इफ वर्क, हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क जो है एक कौन करता है, फोर्स करता है, और फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा तो अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, जबकि किसके ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करे, तो उस वक्त हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दैट इज इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन, वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द इनिशियल and final position of the object but does not depend on the path followed by the object, इसके ऊपर डिपेंड ना करे, तो then the work done, then that particular force is said to be a conservative force। उस वक्त उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी कि इससे जब भी कभी किसी वस्तु पे काम होगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे काम होगा, तो वो काम जो है आपका इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने क्या पाथ फॉलो किया है, उस फोर्स ने, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या पाथ फॉलो किया है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इस पे डिपेंड करेगा कि आप जो है किस पोजीशन से उसको लेके और किस आखिरी पोजीशन पे उसको रखा है। उन दोनों के बीच में जो दूरी है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में ये निर्भर करेगा, यानी कि डिपेंड करेगा। ठीक है, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, दिस फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस पे वैलिड है कहने का मतलब क्या है कि आप इसको जैसे मान लिया जाए, मैं एक ऑब्जेक्ट जो है कंसीडर कर रहा हूं, लेट इट बी एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पे ये पूरा मास यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, मुझे इसके और इस मास के बीच में, स्मॉल एम और इस कैपिटल एम मास के बीच में जो है फोर्स निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट से नहीं कर सकता इसको, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इस साइज के अकॉर्डिंग जो है क्या है, कंसिडरेबल है। मतलब सॉरी, इसका साइज इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, आपका के रेस्पेक्ट में क्या है, कंसिडरेबल है। ठीक है, अब आपके बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट ये आता है कि यार इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स लगता है, और आप फिर बोल रहे हैं कि ये फोर्स जो है एक पॉइंट मासेस के बीच में लगता है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको भी समझते हैं अभी। जैसे मान लिया जाए ये जो है सन है और ये अर्थ है आपका, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम सभी लोग जानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। तो उस 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है, उस दूरी के रेस्पेक्ट में जो है, जो सन की जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम सन को क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। इन द सेम मैनर अर्थ को भी क्या ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और दैट्स वाई जो है हम इसमें जो है वो कंसेप्ट इजीली लगा लेते हैं, यानी कि ये हमेशा वैलिड होता है पॉइंट मासेस के लिए। जैसे इसी को ले लें, इसका साइज जो है आपका क्या है, इसकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कंसिडरेबल है, तो दैट्स वाई जो है इसमें हम जो है इस कंसेप्ट को नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें इसको छोटे छोटे जैसे मासेस में हम डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा मास डीएम है और इसका पॉइंट ये है, तो इससे इसकी दूरी जो है देखो अलग है,
और यहाँ पे जो मास में डीएम स्मॉल मान रहा हूँ, इसका एक पॉइंट मास, इसकी दूरी जो है क्या है आपकी अलग है, तो इसको इस ढंग से यानी कि ऑन एन एवरेज निकाल के देन इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसका पूरा मास को यहाँ पे कंसिडर मान लेता हूँ, कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज जो है इसकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या है, कॉन्सिडरेबल है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। तो ये ऑलवेज वैलिड जो है पॉइंट मासेस के लिए होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन दी, जो चौथा टॉप जो प्रॉपर्टी है इसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे मैंने मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, वन हैज ए मास ऑफ m1 एंड अनदर वन हैज ए मास ऑफ m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर लेट इट बी r। तो इनके बीच में जो फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका, इतना निकलेगा, यानी कि इतना निकला। अगर मैंने इसके बीच में कुछ इंसर्ट कर दिया, जैसे कुछ इंसर्ट कर दिया, यानी कि एक बुक रख दी, यानी कि इनके बीच में बुकों से इसको भर दिया, तो क्या ये फोर्स की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ विल चेंज? ये चेंज करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन दी टू मासेस। ऐसा क्यों है? बिकॉज द, देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, द फोर्स डिपेंड ऑन द मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, और आल्सो डिपेंड ऑन दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट दिस कांस्टेंट इज, ये क्या है कांस्टेंट? इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज एट एनी प्लेसेस, किसी भी प्लेस में जो है कहीं चेंज नहीं करती है। तो दैट्स व्हाई अब मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी दूसरी तरफ यदि जो है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जैसे जो चार्जेस के बीच में लगता है Q1 Q2 दो चार्ज रखे हैं और उनके बीच में जो है अगर डिस्टेंस r हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज चार्ज ऑफ 1 चार्ज ऑफ 2 अपॉन r स्क्वायर होता है। देखो ये एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो ये फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट यहां पे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होने की वजह से इसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि मैंने मान लिया जाए इसके अंदर एक जो है कोई डेंस मटेरियल डाल दिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, और इससे पहले इनके बीच में जो फोर्स कितना लग रहा था, कैपिटल एफ, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो क्या इस मटेरियल को डालने के बाद इस फोर्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो वो नहीं पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू विल रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहेगी और वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, तो अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं, ध्यान से देखिए, ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये r है और ये f है, ये फोर्स को दिखा रहा है। व्हेन r इज योर 0, यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूं तो f द वैल्यू ऑफ समथिंग अपॉन 0 इज योर इंफिनिटी, तो f की वैल्यू इंफिनिटी होगी। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखो ऐसे करके इसकी ग्राफ को आएगा, और ये ग्राफ जो है 0 पे नहीं जाएगा बेटा, कहां पे 0 होगा देखो जरा, व्हेन r टेंडिंग टू इंफिनिटी, इन दैट केस f टेंडिंग टू 0। कहने का मतलब इस फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट में 0 होती है, ठीक है, ना कि जो है कहीं किसी पर्टिकुलर मतलब नजदीक पे ये 0 हो जाए, इसलिए ये बहुत दूर तक लाई करता है, हालांकि वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन बहुत दूर तक लाई करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपका कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वो तो आपको सीधे से पता चल रहा है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से जो है 6 की भी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं। इट इज ए वीकेस्ट फोर्स, ये वीकेस्ट नेचर के जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें सबसे कमजोर फोर्स अगर हम किसी को कहते हैं तो वो फोर्स आपका जो है आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे हमने नेचर में जो फोर्स पढ़े थे, जो आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में जो देखे होंगे, वो क्या क्या पढ़े थे आपके, तो पहला फोर्स आपने पढ़ा था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ा था जो सबसे वीकेस्ट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला फोर्स पढ़ा था, और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट वन इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो उन सभी फोर्सेस में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। अब एक और मजे की बात, ठीक है, ये फोर्स की जो वैल्यू जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, या सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि जितना एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है उतना दूसरा मास भी पहले मास पे फोर्स लगाता है। तो हम जैसे मान लिया जाए ये जो है आपका मास m1 है और ये मास जो है आपका m2 है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r1 है, तो द फोर्स ऑन 1/2 is always equal g mass of first that is m1 mass of second that is m2 upon distance between them that is r square। अब देखो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, द फोर्स ऑन 1/2 that is it is always directed towards the mass m2 की ओर होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा, r122 that is the unit vector which is directed towards, ये जो है f12 is directed towards the center of mass m2, ऐसा होगा। in the same manner f21 the force on 2/1 that is
GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा आपका। और इनको ये फोर्स कैसा होगा, इसके सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा, दैट इज इसके सेंटर की ओर होगा F21, ये हो गया। तो उसको इसका यूनिट वेक्टर का R21, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अगर हम इन दोनों को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीस फोर्सेस आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट है। एक उस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में है, तो दैट्स वाई ये लग रहा है दैट इज F12 इज इक्वल टू F21 विथ नेगेटिव साइन। यही जो है न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वेक्टर फॉर्म है, जो मैंने आपके सामने यहां पे लिखा है। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर फॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है ये। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेटा इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जब कभी भी जो है आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कहीं पे पढ़ें तो ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहां पे जो है जो हम वेक्टर क्वांटिटीज को जो है एडप्ट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे मान लीजिए एक मास ये है, एक मास दूसरा यहाँ पे है, तीसरा मास दूसरा मास ये है और तीसरा ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है। और इसके बीच की दूरी R1 है, इसके बीच की R2 और इसके बीच की R3, और ये यहाँ पे एक मास है, लेट इट बी M0, ठीक है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या है, द फोर्स ऑन नॉट बाई M0 बाई 1, वो इस दिशा में होगा। द फोर्स ऑन M2, द फोर्स ऑन M0 बाई 2, मास M2, द फोर्स ऑन M0 बाई 3, इस प्रकार से होगा। तो द नेट फोर्स ऑन दिस अगर हम मुझे निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि वो ऑलवेज बराबर होगा जो इंडिविजुअल मासेस इस पर्टिकुलर मास पे क्या लगा रहे हो, वो फोर्स लगा रहे हो, उसके वेक्टर सम के बराबर। दैट इज द नेट फोर्स ऑन मास M0 is always equal to the vector sum of force exerted by other masses on that particular mass, that is 0 1 plus 0 2 plus F0 3। अगर इसी प्रकार से इसमें n मासेस होते तो वो कुछ ऐसा होता है F0n, यानी n मासेस होते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका लॉ है जो आपको ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो क्यों करता है, क्योंकि हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। जहां पे भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब जो है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है आपकी वेक्टर सम वाली होगी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कांसेप्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि द फॉर ए सिस्टम ऑफ मासेस इफ we want to find the net force on any mass by other masses, then it will always be equal to the vector sum of forces exerted by the masses on that particular masses on that particular mass, उस पर्टिकुलर मास पे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे ये कहता है कि यदि आपके पास कोई सिस्टम ऑफ मास है और उस मास की उस सिस्टम ऑफ मास से किसी एक पर्टिकुलर मास पे जो है, जैसे यहाँ पे M0 वो पर्टिकुलर मास है, उस पे अगर जो है पूरा फोर्स अगर आपको निकालना है तो यह हमेशा बराबर होता है इन इंडिविजुअल जो ये मासेस है इनके द्वारा जो है इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है इस पे इसके वेक्टर सम के बराबर होता है। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो अभी हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि इसकी जो मैं अभी 10th प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रहा हूं और वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो मैंने पढ़ा उसके बाद जस्ट बताने का, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है यहाँ पे तो इस बोर्ड पे। अब मैं आपके सामने इसको बता रहा हूं। देखिए जो फोर्स होता है जो दो मासेस के बीच में, दैट इज M1 और M2 के बीच में जो फोर्स है वो r दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अगर कोई तीसरा मास में यहाँ पे ला लेता हूँ M3, ये लाया हूं और इसके बीच की दूरी लेट इट बी r डैश है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स होगा और वो पर्टिकुलर फोर्स F इज इक्वल टू GM1 M3 अपॉन R डैश स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें, इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, देखिए कि द फोर्स बिटवीन दीज टू इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड मास, प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास। यानी कि अगर आप जैसे मेरे और आपके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इज योर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इतना है मान लिया जाए। और अगर कोई तीसरा बच्चा अगर यहाँ पे आ जाता है, अब जो है क्या हम दोनों के बीच के फोर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द नेट फोर्स ऑन दिस मास विल बी चेंज। इसमें नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। अभी इससे पे एक लगा रहा था, दूसरा भी इस पे फोर्स लगा रहा था, तो सो द नेट फोर्स ऑन दिस मास विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन। तो ये हमने आज जो है पढ़ा। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है आपका ग्रेविटेशन का जो है छोटा मतलब जो है मतलब रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये वर्ड सिर्फ जो है अर्थ के लिए यूज किया जाता है। क्यों? ग्रेविटेशन वर्ड आप अर्थ में भी यूज कर सकते हैं, बट ग्रेविटी स्पेशली जो है अर्थ के लिए यूज किया गया है। यानी कि अर्थ के द्वारा जो है जो उसके नजदीक के ऑब्जेक्ट हैं उन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। उसको हम स्पेशली एक नाम दे दिया है। आप उसको ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन अर्थ के लिए उस ग्रेविटेशन वर्ड को हम पूरा ना बोल के सिर्फ ग्रेविटी कहते हैं। दैट इज इट इज द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट नियर इट। समझ में आ रही बात ये? और उनके बीच में जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे इसमें। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।